हेलो सर। सर मेरी कल मेरे भाई से बात हो रही थी, छोटा भाई है मेरा, तो उसका गेमिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने बोला कि उसे करियर आगे परस्यू करना है गेमिंग में। मतलब गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग करनी है और आगे उसको लाइव स्ट्रीम करना है यूट्यूब वगैरह पे। तो मैंने उसका विरोध किया, मैंने कहा ये सही नहीं है, तुम कुछ अच्छा सही काम चुनो, अभी तुम पढ़ाई करो और आगे वो पढ़ाई से भी ड्रॉप करना चाह रहा था। तो मैंने उसे मना किया, बट उसने बोला कि आपको पता है आज कल क्या हुआ, कल प्रधानमंत्री जी ने एक गेमर को नेशनल अवार्ड दिया। आपको पता है यूट्यूब कितना बड़ा हो गया है, मतलब सब प्रधानमंत्री से अवार्ड मिल रही, छोटी बात है। पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं ये नाम के लिए कर रहा हूँ, शोहरत के लिए कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी काफ़ी क्षेत्रों में अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। और उसका मैंने फिर रिसर्च किया, चेक किया, तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी काफ़ी कुछ अवार्ड्स मिले हैं। तो इसमें जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे, जैसे मेरा भाई, उसके क्लासमेट्स भी सब काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये था कि मतलब इन्फ्लुएंसर का क्या मीनिंग है और किससे हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए? और ये जो पीढ़ी है ये अब इससे जैसे प्रधानमंत्री से अवार्ड मिल रहे हैं, तो अब ये इसमें पैसे के साथ-साथ अब सम्मान भी आ चुका है। तो फिर इससे कैसे उन्हें समझाया जाए या बचाया जा सकता है? देखिए, सरकारें तो मुर्गी पालन में भी पुरस्कार देती हैं। तो क्या कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है। सरकारें इसलिए थोड़ी चुनी जाती हैं कि समाज आध्यात्मिक आधार पर तरक्की करे। दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, कोई भी सरकार हो, जब चुनाव आता है तो पूछा जाता है कि हाँ साहब, दो बातें बता दो बस, बेरोजगारी की क्या दर है और मुद्रास्फीति की क्या दर है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इन दो आधारों पर चुनाव जीते जाते हैं और हारे जाते हैं। समझ में आ रही है? अब इन्फ्लेशन को तो फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी से कुछ करके सरकारें दबा लेती हैं, खासकर चुनावों के समय में। पर बेरोजगारी को कैसे दबाओगे? तो बेरोजगारी को दबाने के लिए हर तरीके के घटिया उद्योग प्रोत्साहित करे जाते हैं, कुछ करके युवाओं का बस मन लगा रहे और उन्हें ये आस बनी रहे कि आमदनी आज नहीं हो रही तो कल तो हो जाएगी। अब भारत की समस्या है यहां का जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। बात सिर्फ ये नहीं कि हम 150 करोड़ हैं, बात यह कि इन 150 करोड़ में अधिकांश लोग एम्प्लॉयबल उम्र के हैं। एम्प्लॉयबल मैं उसको मान रहा हूं जिसकी उम्र 25 साल से लेकर के 55 के बीच में है। वास्तव में 65 मानना चाहिए, क्योंकि औसत उम्र तो और बढ़ गई है। अब लोग ज्यादा जीते हैं, लोग ज्यादा जीते हैं तो उन्हें लंबे समय तक फिर रोजगार भी चाहिए। भारत की सबसे ज्यादा आबादी इसी आयु वर्ग में है, और सब क्या बोल रहे हैं? सरकारें गिर जाएंगी अगर उनको रोजगार का कोई ना कोई झुंझुना नहीं थमाया जाएगा। तो एक झुंझुना अब ये भी है, यूट्यूब। इन्फ्लुएंसर बन जाओ, गेमर बन जाओ, जो भी बन जाओ, उसमें दो चार बन भी जाते हैं, उनके चैनल निकल जाते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जैसे मुखर्जी नगर। समझ गए? दो चार तो बन ही जाएंगे ना, और उनका झुंझुना बजा बजा के बाकी सबको बोलो तेरा भी होगा, तेरा भी होगा। आज हर चौथे घर में यूट्यूबर है। गेमर का मुझे पता नहीं, हर पांचवें घर में होगा शायद। व्हाइट रिवॉल्यूशन ला देंगे, एक एक गाय से 40-40 बार गर्भाधान कराएंगे। इस बात पर इस समय आपका देश बहुत प्रफुल्लित है। यह व्हाइट रिवॉल्यूशन कहलाएगा। एक बार आप सोचो, एक मैमल को, एक मादा को उसके जीवन काल में 40 बार गर्भवती किया जाएगा कृत्रिम तरीके से। वो कृत्रिम तरीका मालूम है क्या होता है ना? जहां पर तकनीक थोड़ी विकसित है,
वहां तो ट्यूब डाली जाती है, और जहां तकनीक विकसित नहीं है, जैसी कि नहीं है भारत में ज्यादातर जगहों पर, वहां हाथ डाला जाता है, और हाथ भी एक दो बार नहीं, बार बार डाला जाता है, पता ही नहीं कि अभी गर्भ ठहरा कि नहीं ठहरा, पूरा यहां तक हाथ अंदर। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है। ये सरकारों की मजबूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग पैदा हो गए हैं और सब कह रहे हैं हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और फिर पिंक रिवॉल्यूशन है, पिंक बोल रहे हैं, रेड नहीं बोल रहे। पिंक रिवॉल्यूशन जानते हो ना क्या है? क्या है? और ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? मछली। पिंक है रेड रिवॉल्यूशन माने मांस, और ब्लू रिवॉल्यूशन है कि मछली। तो क्या करें, और किसी तरीके से रोजगार हो ही नहीं रहा पैदा। हो सकता है, लेकिन उसके लिए सक्षम सरकारें चाहिए। और एक अशिक्षित देश में सक्षम सरकार तो चुनकर आने से रही, तो यही सब चलेगा। आप और अपनी तादाद बढ़ाते रहिए, ये तमाशा देखते रहिए। युवा तो निकल लेंगे ना सड़क पर, कहेंगे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। और ऐसी हमने उनको शिक्षा भी नहीं दी है कि उन्हें समझ में आए कि अब पैदा हुए हो तो अपनी जिंदगी अपने हाथ, अपना रोजगार खुद पैदा करो। वो सरकारों के सामने खड़े हो जाते हैं डंडा लेके कि वोट तभी देंगे जब रोजगार का कम से कम हमको प्रलोभन दोगे। रोजगार तो कुछ नहीं मिलता, झांसा तो मिले कम से कम। तो इस देश का युवा बड़े आंदोलन कर रहा है कि झांसा दो, कम से कम हमें झांसा दो। कम से कम उम्मीद बनी रहेगी कि हमें रोजगार मिल रहा है। 8-8 10-10 साल वो लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार पूछता हूं, सरकारें इतने अटेम्प्ट्स की अनुमति दे कैसे रही हैं? जीडीपी वगैरह की बात करते हो, देश का कितना बड़ा जीडीपी तो इसी में मारा जा रहा है। जो 10-10 साल बैठ करके ये तैयारियां कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इतने अटेम्प्ट्स अलाउ कर रखे हैं। वो जानबूझ के करे गए हैं ताकि रोजगार का झुंझुना बचता रहे, सबको ये उम्मीद बनी रहे कि अभी नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। पोल पूरी ही खोल दो ना। मैं कह रहा हूं सबको 20-20 अटेम्प्ट्स की अनुमति होनी चाहिए, ताकि बाप, बेटा और दादा एक साथ यूपीएससी में बैठे। तीन पीढ़ियां एक साथ बैठी हुई हैं मुखर्जी नगर में और यूपीएससी की तैयारी चल रही है। और मेरे नौजवानों को समझ में भी नहीं आ रहा कि ये साजिश कह लो तो साजिश है, और मूर्खता कह लो तो मूर्खता है। भाई मेरे, क्यों फंस रहे हो इसमें? डिजिटल रिवॉल्यूशन सबको इस तरीके से अब करना चाहिए ताकि तुम मेरे पास ना आओ। बेटा जाओ यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर बन जाओ या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन जाओ, मेरे पास नहीं आना फिर रोजगार मांगने। दो चार लोग हैं जो कमा रहे हैं, और उनकी तस्वीरें दिखा दिखा के, उनको अवार्ड्स दे करके करोड़ों युवाओं को उधर ही भेज दो इंस्टाग्राम की तरफ। सबको ये लगेगा उसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। और फिर जब उससे होगा नहीं तो आप कह सकते हो देखा, मैंने तो तुझे रास्ता बताया था, तू ही नहीं कर पाया। कुछ नहीं होगा तो कम से कम वो 2-4 साल उधर व्यस्त रहेगा, सरकारों के सामने प्रदर्शन आंदोलन करने नहीं आएगा। और उनको मुद्दे दे दो जिसमें उलझे रहें, और जो मूल प्रश्न हैं वो कभी उठाएं ही नहीं। तमाम तरह का जो मीडिया में मसाला बिखरा रहता है, वो आपको क्यों लगता है क्यों बिखरा रहता है? ताकि झुंझुना बचता रहे। सरकार खुद कई तरह के मनोरंजनों को प्रोत्साहित करती है दुनिया भर में। क्यों करती हैं? ताकि लोग उन्हीं में किसी तरह व्यस्त रहें। न जाने कितने युद्ध इसीलिए शुरू करे गए
क्योंकि युद्ध नहीं शुरू किया गया होता तो सरकार गिर जाती। सरकार के खिलाफ नागरिक असंतोष बढ़ रहा है, युद्ध शुरू कर दो। आप लोकतंत्र का इतिहास देख लीजिए, बहुत पीछे मत जाइए, पिछले 100-150 साल, प्रथम विश्व युद्ध से थोड़ा और पीछे चले जाइए 30-40 साल, और आप पाओगे कि अधिकांश युद्ध शुरू ही इसीलिए किए गए दुनिया में क्योंकि सरकारें अलोकप्रिय हो रही थीं। और जब युद्ध शुरू होता है तो पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाती है, पूरा देश सरकार के पीछे खड़ा हो जाता है कि हां लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वही सरकार जो गिरने की कगार पर थी, जैसे युद्ध छिड़ता है वो सरकार लोकप्रिय हो जाती है। पाकिस्तान को क्यों हमेशा वॉर मोड में रहना पड़ता है? क्योंकि वो एक बिखरता हुआ देश है। उस बिखरते हुए देश को कोई ना कोई बहाना चाहिए जिसके आधार पर लोगों को एक रखा जा सके। तो वो हर समय ऐसे ही रहते हैं, इसको मार देंगे, इसको गिरा देंगे, ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे। वो भी अच्छे से जानते हैं कर कुछ नहीं सकते, पर झुंझुना बजता रहता है। आप जरा देखिएगा कि पॉपुलैरिटी रेटिंग्स कितनी थी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जब वो इराक में घुसे थे। आप देखिएगा कि अफगानिस्तान में होने के कारण अप्रूवल रेटिंग्स पर क्या असर पड़ा था। आपको समझ में आएगा कि सरकारों के लिए जनता को इधर उधर के मुद्दों में उलझाए रखना अनिवार्य क्यों होता है। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध और नावल्नी की मौत ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं? दोनों की एक ही कारण से जरूरत है। समझ रहे हो बात को? आपको क्या लग रहा है उत्तर कोरिया जो पूरी दुनिया के सामने इतना सा है पर पूरी दुनिया के सामने जाके पहलवानी की कोशिश करता रहता है, वो जरूरी क्यों है? क्योंकि वहां की जनता के पास साधारण मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। कैसे हो पाएंगी? 1000 तरह के तो सैंक्शन लगे हुए हैं। आप अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को देखें तो कोई तुलना ही नहीं है उनमें मानव विकास के किसी भी सूचकांक में। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं वो सब तरह के तमाशे करते रहते हैं ताकि जनता का मन इधर उधर लगा रहे। नहीं तो जनता उन्हीं खिलाफ विद्रोह कर देगी ना। बात समझ में आ रही है? मुझे गेमिंग इंडस्ट्री से कोई नहीं समस्या है। मुझे समस्या है झूठे अरमानों से, ऐसे सपनों से जो साकार हो नहीं सकते, ऐसे इरादों से जिनका कोई तथ्यगत आधार होता ही नहीं है। नहीं तो गेमिंग इंडस्ट्री क्या है जिसका आउटपुट गेम होता है? अच्छा होता है गेम, आइए हम आप भी बैठ के खेल लेते हैं, गेम में क्या बुराई है? अभी ये सब बात होगी, इसके बाद चले जाएंगे, बैठ के आधे घंटे गेम खेल लेंगे, कोई अपराध नहीं हो गया। पर मैं आपसे बोलूं कि गेम खेल करके आपको स्वर्ग मिल जाएगा तो मैं अपराधी हूं। जो चीज ऐसा कुछ दे नहीं सकती जिसका आप वादा कर रहे हो, वो वादा फिर अपराध हुआ ना। गेम गेम है और गेमिंग इंडस्ट्री का अपना एक आकार है, बहुत बड़ा आकार है। पर आप कहो कि भारतीय युवा गेमिंग इंडस्ट्री के
दम पर रोजगार पा जाएगा, तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है ये। कुछ युवाओं को निश्चित रूप से मिल जाएगा, पर कितने? जो जो मैन पावर इंटेंसिव क्षेत्र होते हैं वो दूसरे होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर थोक में रोजगार निकलते हैं, सर्विसेज में नहीं निकलते बाबा। आप सॉफ्टवेयर बोलते हो, कितने लोगों को सॉफ्टवेयर में रोजगार मिला हुआ है? हाँ ठीक है, ऊंची वहां पर तनख्वाह वगैरह होती है, पर लोग कितने वहां रोजगार पा रहे हैं? रोजगार के लिए तो जो टेंजिबल सेक्टर्स हैं उनको ही मजबूत करना पड़ेगा ना। एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, उसमें कितने लोग होते हैं? उसमें अगर 200 लोग भी हैं तो आप कहते हो बड़ी हो रही है। और एक टेक्सटाइल्स की साधारण फैक्ट्री में भी चले जाओ तो वहां पे आपको 400 लोग मिल जाएंगे। तो रोजगार कहां जनरेट हो रहा है? सॉफ्टवेयर में थोड़ी ही होगा।